अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हुमारिया जदून, मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। नाज़रीन, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि हमें रमेश कुमार साहब थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे। उनसे फिर पूछेंगे कि क्या पॉलिसीज़ डिस्कस हुई और उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एहतशाम साहब से शुरू करूँगी। हम आज के प्रोग्राम में कराची के हवाले से बात करने जा रहे हैं। कराची में इस वक्त जो बारिशों का नया स्पेल है उसके आने की तैयारी भी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से उससे रुकेंगे भी। कुछ देर पहले ही वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि जो नया स्पेल आने वाला है उस हवाले से हम तैयार हैं। और तकरीबन 20 सालों के बाद लगभग 20,000 टन कचरा नालों में से निकाला गया है। इस पर भी हम बात करेंगे कि इतना अरसा क्यों लग गया नालों की सफाई में, जब हर बार हम इस सिचुएशन से गुजरते हैं फिर भी हमें इस तरह की जो काम होते हैं उनमें हम लेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों ने घरों से बाहर नहीं निकलना, और अभी नया स्पेल आया नहीं है लेकिन जो कि इलेक्ट्रिक है उसकी सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो चुकी है और मुख्तलिफ इलाकों से बिजली भी गायब होना शुरू हो चुकी है। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, जिस तरह से अच्छी बात है चले 20 साल बाद हुआ लेकिन सफाई हो गई नालों की, और कहा यह जा रहा है कि शायद इस पर जो सैलाब की सूरत हाल है वो कदरे कम हो, लेकिन जो स्पेल है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इस इकदाम को तो किस तरह से देख रहे हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए मारिया, नासिर शाह साहब का ये बयान कि जी हम वर्स्ट के लिए तैयार हैं, जिस तरह की प्रेडिक्शन की गई है कि बहुत बारिशें होंगी, सैलाब होंगे, मुश्किलात कराची के लिए बढ़ जाएंगी, इवन बलूचिस्तान के लिए भी सूरत हाल ख़राब है। माज़रत के साथ मैं नासिर शाह साहब के बयान पे मारिया रोऊं के हंसूं। पिछले 12 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जो कराची का हाल हुआ है, मेरा ख्याल है इतने बुरे तरीके से कराची को इग्नोर किया गया है, उनके वसाइल को लूटा गया है, सियासी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और आज तक हम देख रहे हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अपने झगड़े हैं। फिर आप देख लें एमक्यूएम के 2 ग्रुप बने हुए हैं, तीसरा ग्रुप फारूक सत्तार साहब का है, वो अलहदा से उनको लेके चल रहे हैं। देखें, बदकिस्मती है कि कराची तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज भी 65% रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट को दे रहा है। 90% के करीब वो अब सिंध सूबे को रेवेन्यू दे रहा है। हालत उसकी ये है कि अगले दिन बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं सराज तेली साहब, उन्होंने रोते हुए मैं उनका देखा था वीडियो पे बयान कि हम गुजारिश करते हैं फ़ौज के कि वो फ़ौज कराची को टेक ओवर कर ले, तक कम से कम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और फेडरल गवर्नमेंट उनको वसाइल दे ताकि इस कराची के शहर को ठीक किया जाए। देखें, हर चीज़ का एक वक्त होता है मारिया, लिमिट होती है, कुदरत का भी एक फ़ैसला होता है। नेचर बड़ी कैलस होती है, एक हद तक आपको सपोर्ट करती है, उसके बाद आपको छोड़ देती है आपके हाल पे। अब कराची आप देख लें, रोशनियों का शहर, दुनिया का 9वां 10वां बड़ा शहर, वसाइल से भरा हुआ। आज आलम यह है कि वहाँ पे ताजर बरादरी परेशान है। ताजर बरादरी इकट्ठा हो रही है कि जी इस तरह नहीं चलेगा, गैस नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, के इलेक्ट्रिक्स जो है ना, अब मैं क्या कहूँ कि इलेक्ट्रिक्स बकौल किसी के उनके सारे लोग वाजुल कत्ल हैं, जिस तरीके से वो जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए ना, लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। अभी भी के इलेक्ट्रिक को बेचने के लिए नई नई कहानियाँ सामने आ रही हैं, कौन लेगा, किसका इंटरेस्ट है, बड़े बड़े लोग इसमें बैठे हैं। देखिए, सवाल ये है कि जिस तरीके से बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की थी, ठीक है, पीटीआई बड़ी दूसरी जमात है वहाँ पे, उन्होंने भी कोऑपरेशन के साथ ही मामला चलाने। आप देख लें, कोविड के बाद से आज तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये कचरा की माजत के साथ 20,000 टन उठाया गया है। इसमें से मुझे अच्छी तरह याद है, अली जैदी साहब ने दावा किया था जी हमने 5,000 कचरा टन उठाया। वो कहा जाता है कि किसी और दफ्तर में उन्होंने डंप कर दिया था लेके, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कब तक चलेगी? प्रोसेस में लोग तंग हो रहे हैं। अब आलम यह है कि हुकूमत आपको नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से बड़ी मुश्किल से फ़ौज और रेंजर्स ने हालात को बेहतर किया था माज़रत के साथ, अब वो फिर मामलात ख़राब हो रहे हैं। आज फिर आप देख लें, वही भत्ताखोरी के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। आप देख लें जिस तरीके से क्रिमिनल नज़र आ रहे हैं सब जगहों पे, ताजर बरादरी उनसे तंग है, आम आदमी तंग है, रियासत के मामलात कराची के हद तक लगता है बिल्कुल रुक के रह गए। आप देखिए, बयानात पे बयानात दिए चले जा रहे हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था 200 से 250 अरब रुपये का एक पैकेज जाना है कराची, वो प्राइम मिनिस्टर कब जाएंगे, वहाँ पे अनाउंस होगा नहीं होगा। बाय द वे 10 सालों में जो सिर्फ 60 अरब रुपया
दिया गया था लाड़काना के लिए, आप देख लें कि उसका जो बुरा हाल, एक पैसा उस पर नहीं लगाया गया। तो अब सर सारे मामले को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट का टोटल फेलियर हो गया है, उन्होंने चाहे गवर्नेंस का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे सिक्योरिटी का इशू हो, ताजर बरादरी को सिक्योरिटी देनी हो, मुल्क के हालात को ठीक करना हो, इतना बड़ा शहर है, रेवेन्यू अर्निंग करने वाला शहर है, उसको जिस तरह इग्नोर किया गया, बुरे हालों में पहुँचाया गया MQM ने और पीपल्स पार्टी की लड़ाई ने। अब एग्जैक्टली 12 माह से पीपल्स पार्टी वहाँ में मौजूद है, कोई एक चीज़ बता दे कि वहाँ पे ठीक हुई। ठीक है, पॉलिटिकली PTI जो है ना, हम ये कह रहे हैं कि उनको टफ टाइम दे रही है। PTI के हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी आप रिसीविंग एंड पे है, PTI वाले आप देख लें बैठे हुए फेडरल गवर्नमेंट में, जो एक मैक्सिमम उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए वो मेरा ख्याल है उनको देनी चाहिए, ताकि ये मुराद अली शाह साहब का गिला या उनकी पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठते बैठते, लेकिन ना फंड अपने फंड तो सबसे ज़्यादा मिले हैं। माजरत के साथ मैं ये आर्गूमेंट बाई करने के लिए तैयार हूँ, NFC के बाद और 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज़्यादा इनको मिल रहा है। और मरकज़ बकौल हफीज़ शेख साहब के गरीब हो गया, सूबे अमीर हो गए, 1 गो में 9% आपने उनको अपना रेवेन्यू बढ़ा के दिया था। लिहाजा ये आर्गूमेंट कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि उनको कुछ नहीं मिल रहा। अब सवाल ये है कि कराची का हाल जो बुरा हो गया, रमेश साहब आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच जी, आप पार्लियामेंट से उठ के आ रहे हैं, वहाँ पर सेशन अभी तक कहते हैं शुरू अभी हुआ है शुरू। अभी हम बात कर रहे थे कि जी कराची का क्या बनेगा। देखें कराची को रमेश साहब जिस तरह इग्नोर कर दिया गया, बारिशें बुरा हाल करके रहे, के इलेक्ट्रिक का फेलियर हो गया, ताजर बरादरी रो रही है, कासम तेली साहब, सराज कासम तेली साहब ने कल आपने देखा फ़ौज को कहा है कि जी 10 साल के लिए फ़ौज यहाँ पे आ जाए क्योंकि गवर्नमेंट का फेलियर हो गया। अभी आप थोड़ा बहुत जो कोऑपरेशन कर सकते हैं इनके साथ करें, ताकि कल जो वो ये बात उनको कहने का मौका मिलता है कि जी हमें फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, ये तो बात ख़त्म हो जाए। जी शुक्रिया आयशम साहब, इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने मुझे मदऊ किया। बिल्कुल असेंबली का इम्पोर्टेंट जॉइंट सेशन था, मगर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था और सोलो था, इस वजह से मैंने कहा मैं जाके और आपके साथ ज्वाइन करूं। कराची का इशू चाहे दहशतगर्दी के हवाले से, चाहे मिसमैनेजमेंट के हवाले से, चाहे गंदगी के हवाले से, चाहे करप्शन के हवाले से हमेशा उरूज पे रहा है। और जबकि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शहर भी कराची है, जो 63-65% इकोनॉमिकली हब है, इस मुल्क की पूरी इकोनॉमी वहाँ से चलती है क्योंकि हमारा बंदरगाह वहाँ पे है। अभी ग्वादर तो उस तरीके से एक्टिव भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा दूर भी है। उसके बावजूद आप अगर मादी में चले जाएं, देखें मैं 2002 से इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूं और जब मुशर्रफ साहब थे, मैंने मुशर्रफ साहब को बार बार कहा 2002 में, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत अलग सलग थी, और मैंने कहा सर 99 से 2002 तक आपने जितनी मेहनत की वो आपने ऐसे कोलिशन मिला के आपने 2002 से 2007 तक आप फिर पीछे चले गए। हुआ ये कि वही लोग हुकूमत में होते थे, वही लोग जो है वो करप्शन भी करते थे, दहशतगर्दी भी करते थे। और हुआ ये, माजरत के साथ आई हेट टू इंटरप्ट यू रमेश साहब, जो उन्होंने NRO दिया है, जिस तरीके से 4000 क्रिमिनल छूट के बाहर आए, जिन्होंने मैं उसी बात पे ही आ रहा हूँ, फिर तंग कर रहे हैं, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। तो इस तरीके से हर जगह पे पॉलिटिकली कंप्रोमाइज़ होता गया। 2008 से 2013 तक फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, MQM उसके साथ पार्टनर थी। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो जो फेल्यूर थे वो आपके सामने थे कि हमने जो है वो 6000 से लेके 13000 अरब तक भी पहुंच गए कर्जे में, और रिजल्ट नील, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं इस वजह से बार बार कहता हूं कि पीपल्स पार्टी से नून लीग फिर भी बेहतर थी कि नून लीग 13000 से 24-25 तक पहुंची, मगर कुछ काम ज़रूर देखने में आए पंजाब के अंदर कि करप्शन हो जो भी, मगर कुछ बेहतरी नज़र आई, लाहौर के अंदर बेहतरी नज़र आई। मगर जब 2013 में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी से PMLN की, 2008 से 2013 तक रोज़ाना वो कोई दिन नहीं था जिस दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे और आके ये कहते थे कि हम मजम्मत करते हैं, आज 5 लाशें मिली, आज इधर उधर से लाशें मिली, और गंदगी का सिस्टम चलता रहा। उससे नेमतुल्लाह खान के बाद मुस्तफ़ा कमाल आया, दोनों ने बेहतर काम किया, दोनों ने ब्रिजेस बनाए, दोनों ने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया, और जो सिस्टम किया उस सिस्टम का एक देखें, जो भी प्लानिंग होती है, जहाँ पे भी आदमशुमारी बढ़ती है
वहाँ पे आपको 5-5, 10-10 साल की आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि मेरी ये प्लानिंग है, आगे मुझे यहाँ पे ये इलाके एक्सपेंड करने। सब 20 साल बाद तो कूड़ा उठा रहे हैं, फिर प्लानिंग क्या? 20 उनका 20 सालों बाद वहां पर आज कचरा जाकर कूड़ा। उन्हें आज भी कचरा उठाया देखिए है, ना, कूड़ा उठाया आज है। तक एक कंपनी थी बाहर की, उस कंपनी ने कहा कि हम ये पूरा कूड़ा उठाने के लिए भी तैयार है और इससे हम गत्ते भी बनाने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कास्ट करती है, मगर वहाँ पे ये कमीशनें मांगते हैं। बात यह है कि सिंध के अंदर तो आज तक मुझे समझ में नहीं आई। मैं आपको बताऊं कि हमने अभी क्यों इंटरवीन किया। ये हमने इस वजह से इंटरवीन किया, हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर यकीन रखते हैं। हम चाहते हैं कि प्रोविंशियल लोगों को डरा रहे हैं जी, सदारती निज़ाम लेके आएंगे, लगा देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे। कोई गवर्नर राज का ऑप्शन नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू करे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करे। लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर इस वजह से नहीं कर रही है क्योंकि अब एमक्यूएम इनकी तादी नहीं है। माजी में यही एमक्यूएम और यही पीपुल्स पार्टी, कोई लियारी में दहशतगर्दी करता था, कोई लालू खेत में दहशतगर्दी करता था, एक दूसरे को डिफेंड करते थे, कुछ भी नहीं होता था। हमेशा 18वीं तरमीम का सबसे अहम पहलू यही था कि आप सूबाई सतह से रूरल गवर्नमेंट तक के आप जाके फंड्स को तकसीम करें, काम करेंगे। की बात की जाती है, फेडरल टू प्रोविंशियल की बार बार हाईलाइट किया जाता है, मगर प्रोविंशियल टू लोकल गवर्नमेंट को हाईलाइट नहीं किया जाता। मैं आपको बता रहा हूं 2013 की जब इलेक्शन हुई, पंजाब में भी यही हो रहा है, वहां पे भी यही 2013 की इलेक्शन हुई, पीएमएल-एन हुकूमत में आई। ये मैं क्रेडिट दूंगा चौधरी निसार को। एतबार करोगे 3 महीने भी नहीं गुजरे, उसने कहा कि मैं कराची को इस हालत में नहीं छोड़ूंगा, चल के उधर बैठ गए मियाँ साहब को लेके। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट मजबूर हुई, फिर दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल हुआ। जो दहशतगर्दी के ऊपर कंट्रोल हुआ, एमक्यूएम हमारी इतादी बनना चाह रही थी। मुझे मैसेज दिया, मैंने बात की चौधरी निसार से, मियाँ साहब से, तो चौधरी निसार ने कहा नहीं मैं तो ये करने। फिर सेनेट इलेक्शन आई, उन्होंने कहा आप सेनेट इलेक्शन में अपना चेयरमैन बनाए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चौधरी निसार ने कहा नहीं मैं तो 90 पे रेड करा, मैं ये दहशतगर्दी चलने नहीं दूंगा। मतलब वो उसकी कमिटमेंट थी दहशतगर्दी। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि कराची को अब सिंध गवर्नमेंट के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे। अब फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पते वहाँ पे खेले, अपना सिस्टम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का वहाँ पे छोड़ा कि भाई आप उधर उसको बेहतर करें। इनिशियल स्टेज है, ये नहीं है कि ये परमानेंट हल है। आपकी सही बात है कि अब 20 सालों के बाद भी हम कूड़ा उठा रहे हैं, ये मजबूरी है। मगर इस वक्त जो इस क्राइसिस से निकालने के लिए जब फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवीन करेगी तो यहाँ पे इमरजेंसी सेल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी खुलेगा। फौरी तौर पे तो जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, एक तो पानी की निकासी, जो फ्लडिंग हुई है, जो खतरा पैदा हो रहा है और ज़्यादा होगी। दूसरा सबसे बड़ा मसला कराची में जिस तरीके से बिजली का चले जाना है, मतलब कि इलेक्ट्रिस को आप जो मर्ज़ी कहें, गवर्नमेंट को, सूबाई हुकूमत को कहें। अब सवाल यह है कि कारोबारी हजरात भी चिल्ला रहे हैं कि ना उनका कारोबार चल रहा है बिजली ना होने की वजह से, जो अनअनाउंस बिजली जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है। हमने सुना था कि कराची में कभी लोड शेडिंग नहीं होती। आप देखें ये कोई नज़र लग गई कराची को? नहीं, देखिए बात ये है कि केईसी वाले, एक तो मैं प्राइवेटाइजेशन के फेवर में हूँ, मगर प्राइवेटाइजेशन के अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो इस तरीके से चाहे केईसी हो चाहे पीटीसी, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। भाई फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई के पास तो अभी आई है ना, मगर माजी में भी जो प्राइवेटाइजेशन हुई वहां पे ये इश्यूज रहे। आज डिफेंस जैसे इलाके में लाइट नहीं है। अभी मैंने उमर अयूब से अभी मैं मिला हूँ, अच्छा, मैंने उसको ये कहा कि भाई थरपारकर में हमारे पास कभी लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि वहाँ पे 100% जो है वो हमारे फीडर जो है वो बिल देते हैं। अब कहते हैं कि वहाँ पे जो है लोग बिजली के बिल नहीं देते, मेरे पास लाइट है। ठीक है, मैंने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे खुद पता है कि वहाँ पे जो सिस्टम जो है मिट्टी है, इस्लाम कोट है, 100% लोग बिल देते हैं, वहाँ पे भी लाइट के इशू। कराची में कुंडे, ट्रांसमिशन के लॉसेज, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज 22-25%। कुंडे जो हैं वो कहते हैं करोड़ों की तादाद में जो है पैसा नहीं दे लोग वो जो ये इलाके है ना, अगर कराची के अंदर कुंडों की बात बिल्कुल की जाती है वो इशू जरूर है हर इलाके में। पेशावर में आप अगर केपीके में चले जाएं तो वहाँ पे 50% भी लोग नहीं देते हैं। हमें लाइन लॉसेज, हमारा सर्कुलर डेट बार बार बढ़ क्यों रहा है? इसी वजह से बढ़ रहा है। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो सर्कुलर डेट का है, जो आज तक 20 सालों तक हमने उसको कंट्रोल नहीं कर सके। कोई हुकूमत नहीं कंट्रोल सर्कुलर डेट जो है ये पब्लिक डेट होता है, सीधा पब्लिक डेट। अभी जब ये पब्लिक डेट होता है तो मुझे बताएं हम कितनी भी इनकम बढ़ाएं, कितना भी रेवेन्यू बढ़ाएं,
मगर अगर इस तरीके से हर साल अगर 500-600 अरब रुपए अगर निकल जाए तो हमारा जो इंक्रीमेंट होगा ही 500-600 अरब का, जो सालाना हम अगर चाहते हैं कि एफबीआर को, लोगों को हम टैक्स नेट में लेके हम टैक्स, मगर अगर यहां से चला जाएगा, ये आईएमएफ की भी कंडीशन है। ठीक, आप जहां पे ये मसला है वहां पे आप बिल्कुल लाइट बंद करें, लोगों को आप इस तरीके से कंट्रोल करें कि भाई आप, और उन लोगों को समझाएं जो बिल देते हैं कि भाई आपके पड़ोस में भी अगर कोई नहीं देता है, ये कंप्लेंट सेल नंबर है, आप इस इलाके में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेल खोलें। ये होता है वार फुटिंग के ऊपर काम। मगर मैं समझता हूं 20 सालों में आज तक उस इशू के ऊपर काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ होता तो ये जो जॉब फीडर हैं वो आज जो है वो वहाँ पे कंट्रोल होता और ये सर्कुलर डेट इस स्पीड से बढ़ता नहीं। जो बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ इसके लिए हमें भी सोचने की ज़रूरत है, मगर ये वक्फा लेना चाह रही है। मैं आता हूँ कराची के ऊपर। वक्फा लेना चाह रही, मैं सिर्फ ये जानना चाहती कि ये नाअहली है या ये बैड गवर्नेंस है या काम करना आता नहीं है या करना नहीं चाह रहे हैं? और ये ठीक है, 2-3 ये बताएं कि लोग कहते हैं कि जी कराची हैज बिकम टोटली अनमैनेजेबल। वो कहते हैं कि किसी के बस की बात रही नहीं। ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि उम्मीद की किरण ही ख़त्म हो रही है, और खुदा ना खास्ता कराची अगर बैठ गया तो ये मुल्क बैठ जाएगा। देखें, कराची 2.5 करोड़ कम्युनिटी का लोग है, सारी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक वहाँ पे लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ वहाँ पे जो भी काम होगा, अगर कोई बंदा कहेगा कि मैं अकेले सिर काम करूँ तो नहीं होगा। आपको कराची के अंदर, जैसे उस दिन बिजनेस कम्युनिटी ने एक किया था शो केईसी वगैरह के साथ मिलके, ऐसा कोई फोरम होना चाहिए जिस फोरम के थ्रू कराची की डेवलपमेंट, ठीक है, कराची के अंदर के ड्रेनेज का सिस्टम, कराची का केईसी का सिस्टम, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे आपने इसरार तेली का नाम लिया, इख्तियार बैग है, अब बहुत सारे ऐसे लोग समझदार बैठे हैं, उन लोगों को बिठाएं साथ में, उन बिजनेस कम्युनिटी को बिठाएं, क्योंकि जो इतने बड़े बिजनेस के हब चलाते हैं उनको बिठाएं कि किस तरीके से जो है। मैं लाहौर में अभी लेक सिटी में गया, मैंने इतना पूरा सिटी इसने बना दिया है। मलिक रियाज देखें कि कैसे उसने बना दिया। बोले आप कराची साफ करें। नहीं, मैं समझता हूं आप इंटेलिजेंट बंधु को बिठाएं। ये अब इस स्टेज के ऊपर कराची पहुंच चुका है कि टेम्पररी, जब भी ऐसी टीवी के ऊपर शोर जाएगा, कभी कौन से लोग, कभी कौन से लोग, गवर्नमेंट जाएगी, टेम्पररी अरेंजमेंट होगा, मगर फिर दोबारा हम उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे जब तक हमारे नाले नहीं बनेंगे, जब तक हमारी 5 साल की प्लानिंग नहीं होगी, जब तक हमारे रोड के कुशादे के लिए नहीं सोचा जाएगा, जब तक हमारे पास ओवरहेड ब्रिजेस नहीं बनेंगी, जब तक हम केईसी को ये नहीं बाउंड करेंगे कि आपने इतने अरसे से की है, इतने अरसे से आपको केईसी दी हुई है, आप हमें बताएं आप हर साल ग्रोथ कितनी जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर कर रहे हैं, मेंटेनेंस के ऊपर। ये सारी एग्रीमेंट में चीजें लिखी हुई है। नहीं मेंटेनेंस के ऊपर इन्होंने खर्च किया है, नहीं इन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ के, भाई यहाँ पे हर जगह पे लोड होता है ना। आज अगर आपके पास मसलन आपके पास अगर आपका खर्चा, आपकी, हम क्यों बोलते हैं हर साल तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, ये इंक्रीमेंट हर जगह पे होता है। हर जगह पे आप जब तक बिजली की पैदावार, अगर इस वक्त अगर 15,000 तो उसको आप 17,000 लेके जाना पड़ेगा। फिर हर साल मैं 2 चीज़ें कहूँगा, फिर आप कमेंट कीजिएगा। मुझे ध्यानदारी से लग रहा है कि कराची में 2 तरह की ऐसी मुश्किलात आने जा रही हैं जो खुदा न खास्ता ये सारी बसात हमारी लपेट ना दे। पहली तो आप देखें कि एक मुद्दत के बाद फ़ौज ने, रेंजर्स ने मिल के लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा किया। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से कोविड के आने के बाद इकॉनमी डाउनवर्ड स्लाइड ले रही है, वहाँ पे कारोबार बंद हो रहे हैं। लोग आप देख लें 150 टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है सिंध में, कुछ पंजाब में शिफ्ट हो गई है। अब लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि जो कारोबारी लोग हैं वो कारोबार बंद कर रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से बहुत सारे लोग शिफ्ट कर गए, श्रीलंका चले गए, कोई मलेशिया चला गया, कोई किधर चला गया। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ कारोबारी आदमी परेशान है, जो इन्वेस्टर है, नया इन्वेस्टर आ नहीं रहा, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, लोकल इन्वेस्टर भाग रहा है। आप देख लें गवर्नमेंट इज़ टोटली ब्रोक, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है कि वो क्या करे। एक तरफ वसाइल की कमी, जो वसाइल मुहैया कर सकते हैं कारोबारी लोग, उनको हमने जिज करती है, वही टैक्स देते हैं, मामला चलते हैं। आप देख लें जिस तरह उनके पीछे कभी टैक्स वाले पड़ते हैं पीछे, कभी इस तरह की सूरत हाल, कभी चोरी, डाके और रैंसम वाली बात होती है। अब एक डबल चैपिटी है। एक तो ये है कि मुझे लग रहा है कि एक भारी तादाद में जो लोग मुलाजमीन हैं, वर्कर्स हैं, उनकी छुट्टी होगी, कोई कारोबार बंद हो रहे हैं। अभी आके 5 स्टार होटल से मैं आज मुझे बताया जा रहा है कि पिंडी इस्लामाबाद के 250-300 लोगों को उनको निकाल दिया इन्होंने, ठीक है। अभी आप देख लें कराची में भी आलम हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख लें ये लोग फिर क्रिमिनल बनते जाएंगे,
क्या होगा, यही लोग जिनको आप नौकरी से निकालेंगे वो क्या करेंगे। दूसरी बात आप देखें जिस तरीके से बिजली का बुरहान और ये पानी जिस तरीके से लोगों के घर में घुस गया है, अभी आप देखें 1.5 महीना पड़ा है, ये गर्मी ने जाना नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म मेजर नहीं लिया गया कि ये किसी तरीके से कि इलेक्ट्रिक को बिठा के कहा जाए कि भाई आप कुछ थोड़ा बहुत, वो कहते हैं बेतरतीब एक तरतीब होती है, आप कुछ तो बता दें कि आप सारा दिन अनअनाउंस जो बिजली जो लोड शेडिंग कर रहे होते हैं उसमें कोई कमी कर दें। आप देखें ना, आए दिन टीवी दिखा रहा होता है, लोग रो रहे हैं, दुकानों पे घरों में बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, ऊपर से ये सैलाब वाला काम जो आ गया जिस तरीके से पिछले दिनों हुआ और वार्निंग आ रही। शॉर्ट टर्म में आप कोई ऐसा हल ढूंढेंगे या कम से कम इस मसले पे आप उनसे हाथ मिला लें, सिंध गवर्नमेंट से, बजाय पॉइंट स्कोरिंग दोनों कर रहे हैं। हमारे पास मैंडेट है कराची का, स्पेशली जो 21 में 14 से रमेश साहब, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगी। नाज़रीन साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन। कुमार साहब, जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने आपसे पूछा, वो कह रहे थे कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उनका हल किस तरह से मुमकिन है। ताजर बरादरी परेशान है, लोड शेडिंग है, किस तरह से ये सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? हर इशू का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो होता है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। आप अगर लॉन्ग टर्म पे जाएंगे, हमारी पता है क्यों इस वक्त के एहतशाम साहब हमारी गवर्नमेंट से खुश नहीं है? क्यों? हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन सही है, मगर हमने जो है वो सारे लॉन्ग टर्म जो डिसीजन थे वो शॉर्ट टर्म में ले लिए। हमें जाना चाहिए था शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। मतलब पहले इवन टैक्स का इशू हो, बिजली का इशू, हर जो भी इशू हो, हमें जहाँ जहाँ पे भी जाना था स्टेप बाय स्टेप जाने थे। मगर हमने स्टेप के बजाय हमने डायरेक्ट जो जंप लगाया, जिसकी वजह से जो है ना हर चीज़ जो है स्क्रू हो गई, जिसकी वजह से हर जगह पे ये हो गया कि भाई हमें, जैसे आप प्रॉपर्टी के हवाले से चले जाएं, आप टैक्स के हवाले से चले जाएं, आप मुख्तलिफ टेक्सटाइल के हवाले से चले जाएं, ये हमारी मीटिंग हुई, अब जाके वो चीज़ें जो है वो टैक्स नेट में आई। हमें स्लोली जाना चाहिए था, हमने थोड़ा सा जंप लगाया। मेरी इसके ऊपर रिकमेंडेशनें थी। आप ये जो इन्फ्लेशन के हवाले से मेरी पहली रिकमेंडेशन ये थी कि हमें पॉलिसी रेट को, इकोनॉमिक टीम चेंज की, फिर दोबारा लेके आए, अभी वो चाहे कराची का वाला हो। बात कर लूँ, तो मैंने कहा कि पहले हमारा ये था कि पॉलिसी रेट हम किसी भी हालत में 7 पे लेके आए। 3 बंदे कमेटी में थे, मैं था पीटीआई की तरफ से, और आयशा गौस पाशा थी पीएमएलएन की तरफ से, इना रबानी खर थी पीपल्स पार्टी की तरफ से। उसके अंदर हमने रिकमेंडेशन ये दी कि किसी भी हालत में इन्फ्लेशन को अगर आप कंट्रोल करना है, आपको बिजनेस कम्युनिटी को, आप आगे बिजनेस को बढ़ाना है, आपको एसएमईज को सपोर्ट करना है, आपको कम करें। इंटरेस्ट, हमने इसको 7 कराया। हमारी पहली 13% से 13.5 से हम 7 पे आ गए। आज वो चीज़ बेहतर जा रही है। अब इस वक्त 1 हफ्ता पहले अपटमा वालों ने हमें बुलाया था, मैं उसमें था, मेरी भी उसमें तकरीर थी, और एजाज गोहर एजाज लाहौर वाला वो भी था, ये अली परवेज मलिक वो भी थे, पीएमएलए वो भी था। उन्होंने ये किया कि हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट के हवाले से हम फुल कैपेसिटी में चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आज भी 4 में इंटरनेशनली अगर देखा जाए आज की पोजीशन में, हम अगर अपनी इंडस्ट्रीज को, क्योंकि स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी निकाली है कि हम 5% के ऊपर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, फिक्स 5% के, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मगर हमें आगे पता हो कि हमारे साथ बिजली का टैरिफ क्या होगा, गैस का टैरिफ क्या होगा, कि 5 साल की आप हमें पॉलिसी बताएं। मैंने कहा अगर उनको हम 5 साल की पॉलिसी बताते हैं, बांग्लादेश कैसे बढ़ा, देखें ना फौरन जिस तरीके से उसका जंप आया, तो हम यहाँ पे भी जंप, हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि हम इसको $50 बिलियन के ऊपर हम अपनी एक्सपोर्ट को लेके जा सकें। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जो है ना रज़ाक दाऊद के ऊपर है कि बिजनेस कम्युनिटी से है, मगर इन चीज़ों के ऊपर अगर फोकस करे, हफीज़ शेख की मैं समझता हूँ कि पॉलिसी बेहतर है। हफीज़ शेख इन चीज़ों को समझ रहा है, हमाद इन चीज़ों को समझ रहा है, खान साहब खुद जो है वो चाहता है कि बिजनेस कम्युनिटी से खुद मिलता है। आपने साहब IMF का जिक्र किया, IMF की तरफ से वो कहते हैं ना हमारा $6 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम थोड़ा सा रुका हुआ है अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं पता चल रहा किसी को क्या है। अब वो 20 से 25% बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए डिमांड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी चौथी किस्त गालिबन या तीसरी या चौथी किस्त जो है तकरीबन 450 से $500 मिलियन की, वो नहीं मिलेगी जब तक आप बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। सियासी तौर पे कितना आसान है। उनका कीमत बढ़ाने से ताल्लुक नहीं है, वो ये कहते हैं, उनका पहली चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से आप अपने सर्कुलर डेट को ख़त्म करें।
आप अपने एक तो एनएफसी को रिवाइज होना चाहिए। आपने जैसे खुद बताया कि जो मोर देन 63% जो है 68% वो प्रोविंस में जो चला जाता है, उसके बाद डिफेंस में चला जाता है। तो जो बजट जो है, आप जितना भी आप कलेक्शन, आप फेडरल गवर्नमेंट 750-800 अरब माइनस से ही शुरू होता है। अगर माइनस से शुरू होगा तो ये लोनों की रीपेमेंट कैसे होगी, आप इसको कैसे पॉजिटिव रिएक्शन लेके आएंगे, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं, आईएमएफ हमारी बेहतरी के लिए सोच रहा है ना। मुझे ये बताएं कि एचएम साहब, मारिया आती है आपके पास लोन लेने के लिए, आप मारिया से पूछेंगे कि आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपेंस कितना है, आप मुझे वापस कैसे दोगी? ठीक, अगर उसको आप अपनी एक गाइडलाइन जो आपकी होती है, आपके ट्यूआर्स को ये फॉलो करेगी, उन चीजों के ऊपर जाएगी, आप सेटिस्फाई होंगे तब आप देंगे। आप डूबने के लिए तो नहीं दोगे ना। और उसमें फायदा किसका होगा? मारिया का होगा कि मारिया अगर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आपकी एडवाइस के ऊपर अमल करेगी, अपने एक्सपेंस कम करने के लिए आपकी एडवाइस के ऊपर अमल करेगी, फाइनली फायदा क्या होगा? इसका घर अपना बन जाएगा और लोन रीपेमेंट आपको हो जाएगा। हम मारे जाएंगे, ये अपना घर बना देंगे। तो इस तरीके से ये तरीकेकार होता है। मैं समझता हूं हमारे लिए आईएमएफ बुरी नहीं है, मगर हमें उन सिस्टम को सर्कुलर डेट के लिए हमें लीकेजेस को अगर नहीं रोकेंगे तो लाजमी है हमें जो बिजनेस कम्युनिटी, जो वो हाउस होल्ड जो घर पे पहले ही जो वो बिल दे रहे हैं, हमारा लोड उसके ऊपर बढ़ जाएगा। जब उनके ऊपर लोड बढ़ जाएगा तो हम आधी दुनिया पहले परेशान है। फिर और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैक्सिमम सवाल करना चाहेंगे हम दोनों मिलके। देखिए, कराची के हवाले से अल्लाह करे जो अब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म पॉलिसी है किसी तरीके से ऐसी हो ताज बरादी भी मिला के आप करें, कम से कम ये बिजली का मसला हल हो, आम आदमी की तकलीफ़ें कम होनी चाहिए। कराची हब है, उसके बगैर हमारी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। एक आज बहुत बड़ा अहम मसला, जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, उसमें ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल जिसका ताल्लुक FATF से है जी, ठीक है। और ये अक्टूबर में उनकी मीटिंग हो रही है, जो जून में होनी थी कोविड की वजह से अक्टूबर में हो रही है। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए बेहतरीन मौका है। अच्छी बात लग रही है कि कहा जा रहा है रफ़ीउल्लाह साहब जो है ना पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपनी अमेंडमेंट वापस ले ली है। क्या लगता है कि बिल आसानी से पास हो जाएगा तो हमारे लिए कितना आसान होगा FATF की ये दहशतगर्दी वाली, मनी लॉन्ड्रिंग वाली और ये इसके साथ और जो दूसरी चीज़ें हैं वो उससे हम बच पाएंगे? देखिए, FATF के हवाले से हमारे ऊपर कोई 40 के करीब ऑब्लिगेशन थे, उसके ऊपर 13 के ऊपर हमने अमल किया था, 27 रहते थे। उसमें मेन जो ये इशू है मनी लॉन्ड्रिंग वाले, ये 4-5 बिल इम्पॉर्टेंट थे। ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस वाला जो बिल है, दो चीज़ें, ये 3 महीने पहले हमने पास किया था, मगर 90 डेज जो गुजर चुके, सेनेट ने ये पास नहीं किया, जिसकी वजह से आज ज्वाइंट सेशन में हुआ। लास्ट असेंबली लास्ट वीक जो है, नेशनल असेंबली ने 3 और बिल पास जो किए थे, वो फिर सेनेट से अमेंडमेंट होके हमारे पास आए और वो पास हो चुके हैं, क्योंकि अब लीगल वो नहीं, अब कंसेंसस से हर चीज हो रही है और अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलके कंसेंसस से कर रहे हैं। कम से कम इस इशू पे कंसेंसस इस इशू के ऊपर मैं समझता हूँ ये खुशाइंदा बात है कि पाकिस्तान के हवाले से, चाहे कश्मीर का इशू हो, पाकिस्तान के ऊपर किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर हो, चाहे पाकिस्तान के साथ कोई, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की इकोनॉमिकली सिचुएशन जो आज यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत हम पीछे हैं। अगर इंडिया और बांग्लादेश और इन मुल्कों की नज़र में हम देखें कि OIC भी हमें वो इतनी लिफ्ट नहीं कराती है, तो हमें सोचना चाहिए कि ये यहाँ पे जिस नहज पे पहुँचे हुए हैं, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारी गवर्नमेंट का कसूर है। जिस नहज के ऊपर, इन 2 साल की गवर्नमेंट का नहीं है। तो ऐसे इश्यूज़ के ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, मिल के चलना चाहिए, मगर उसके लिए रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की ज़रूरत है। मैं समझता हूं जहां पे अपोजिशन कोऑपरेट करे वहां पे गवर्नमेंट को भी टीस नहीं करना चाहिए और अपोजिशन को भी थोड़ा सा रियलिस्टिक जाना चाहिए। हर जगह पे गवर्नमेंट को भी टीस नहीं करे, हर जगह पे गवर्नमेंट की भी इंसल्ट नहीं करे, जब तक रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट नहीं होगी। ये रेसिप्रोकल जब बात कर रहे हैं आप रमेश साहब, इसमें लोग कह रहे हैं कि जो जरदारी साहब पे पाक लेन के इशू के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, वो आप देख लें पिछले 7 महीने से डिले पे डिले होती जा रही है। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि ये कोई गिव एंड टेक हो रहा है, आप सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी को यहाँ फ़ायदा पहुँचाएंगे तो वो यहाँ पे आपको म्यूचुअल असिस्टेंस बिल के बाद जो नैब की आगे अमेंडमेंट्स आनी है उसमें भी शायद आपको कोऑपरेशन दे सकें। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि कंप्रोमाइज़ कम से कम इमरान खान की नेचर में नहीं है और नहीं
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में कंप्रोमाइज़ कहीं पे होगा। रही बात, क्योंकि यही इल्ज़ाम उनका है, इस वक्त कोई किसी भी इदारे के अंदर इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का नहीं है और नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल मैं इसके, तो इस हवाले से आप अपने आप को, वो लोग सियासतदान टीवी के ऊपर ये चीज़ें बहस में ज़रूर आती है कि यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज या होगा, इस वजह से ये चीजें हुई है, ऐसे नहीं है। इन शॉर्ट इमरान खान साहब के ऊपर आए तो भी ये मिलके इकट्ठे आए। दूसरी आपने बात की नैब की, देखिए माजी में जब 62-63 की अमेंडमेंट थी, पीपुल्स पार्टी करना चाह रही थी तो पीएमएलएन ने नहीं किया, फिर पीएमएलएन करना चाह रही थी तो पीपुल्स पार्टी ने वो भी ऐसी गलती की। आज अगर नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर आज नहीं करेंगी तो जो इसके ऊपर पीछे हटेगा वो जरूर सर के ऊपर हाथ लगाएगा, क्योंकि ये मुल्क के अंदर एहतसाबी सिस्टम मजबूत, ट्रांसपेरेंट, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। अब ब्रेक के बाद हम, आपने एहतसाब की बात किया तो ब्रेक के बाद नात की जानिब से कुछ रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, उस पर बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 12 अगस्त को तलब किया है। बार बार एहतशाम साहब बात की जाती थी कि पीटीआई के बंदों पर हाथ नहीं डाला जाता, अब तो डायरेक्ट उस्मान बुज़दार पर हाथ डाल दिया गया। क्या आगे आने वाले दिनों में क्या नैब उस्मान बुज़दार को भी गिरफ्तार कर देखिए, वो शेख रशीद साहब बार बार कहते थे, मेरा ख्याल है एक मुद्दत के बाद शेख रशीद साहब की बात सच साबित हो रही है कि नैब जो है विकेट के दोनों तरफ खेलेगा और मतलब गवर्नमेंट के लोग भी उसमें आएंगे। अब देखें, ये सिंबॉलिक है, सिर्फ नाम की हद तक है, आगे क्या होता है अब देखना तो ये कि चीनी स्कैंडल के बारे में जिस तरह कहा जाता है कि जी बुज़दार साहब को कहा गया था कि जी आपने साइन किए थे, $3 बिलियन की सब्सिडी दी थी, वो कहते जी पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने कब किया, किसने मुझसे काम करवा लिया। लेकिन जी सवाल इस वक्त मेरे हिसाब सब क्वार्टर में पूछा जा रहा है, जिससे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट का केस वीक हुआ है। और जितने तवातर के साथ अपोजिशन ने इस मसले को हैमर किया कि जी इनके देखें मौजूदा चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब, उन पे इल्ज़ाम है, इस तरह अपना क्या कहते हैं परवेज़ खटक साहब, फिर बीआरटी और जनाब मालम जब्बा और पता नहीं कौन, वो उस तरफ आते ही नहीं। तो अब सवाल तो ये ना कि ये जो कंट्रोवर्शियल बनाने की जो बात हो रही है कि जी ये अदारा कंट्रोवर्शियल हो गया, नैब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है, नैब न्याजी नेक्सस की लोग बात करते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और ये कि गवर्नमेंट के किसी आदमी के खिलाफ केस नहीं होता। अभी क्या वक्त आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला कर लिया है कि जो जिन पे इल्ज़ाम है गवर्नमेंट के लोग अंदर बैठे हैं उन पे भी केसेस बने, रेफरेंस बने। तो ये कि प्राइम मिनिस्टर का कोई इसमें रोल नहीं है। मुझे थोड़ा सा जो है ना, ये जो लोग अपोजिशन के इस वक्त जो माजी में गवर्नमेंट में थे, मुझे उनकी बेवकूफ़ी नज़र आती है कि भाई नैब इदारा मियाँ साहब की इजाद थी और उसको कंटिन्यू किया किसने, मुशर्रफ साहब ने। ठीक है, नैब इदारे को जो उसके TORs बने हुए थे वो मियाँ साहब के ही बने हुए थे और मुशर्रफ ने उसको कंटिन्यू किया। फिर 5 साल हुकूमत आती है क्यू की, उन्होंने भी वही उस सिस्टम को चलाया। उसके बाद 5 साल आती है पीपल्स पार्टी की, फिर 5 साल आती है नून लीग की। आप मतलब इतने आमक हैं या इतने गुमसुम हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन और दोनों पार्टियां जो आज शोर कर रही है और गवर्नमेंट मिल के जिसको चेयरमैन बनाती हैं, शायद खुर्शीद शाह साहब जो इदारा अगर उस इदारे के ऊपर, अगर एक मुल्क के अंदर एहतसाबी इदारा जो आप बनाते हैं, जो आप 15 साल 10 साल आप हुकूमत में दोनों रहते हैं, आज जो दोनों आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, माजी में इसी इदारे को आपने एक दूसरे के खिलाफ यूज किया, मगर आज उसी इदारे को आप टारगेट बना रहे हैं जो आपका काम था। तो मैं समझता हूं जिस मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम जो हुकूमत बेहतर तरीके से नहीं बना सकी, जो उसी इदारे के ऊपर, तो फिर तो उसको तो हुकूमत करने का तो जिम्मेदारी आपकी है, नहीं उन्हें छोड़े ना। अब आ जाए हमारे ऊपर। मैं 2 साल अभी जो हमारे गुजरे हैं, इस वक्त मुल्क के अंदर जो कश्मीर का इशू हुआ, उससे पहले जो मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस थे, इधर अफगानिस्तान से फौजों का इनखला था, ठीक है, इधर हमारी जो इकोनॉमिकली जो सिचुएशन थी, ठीक है, उधर से ये कोविड आ गया। इस इश्यूज के बावजूद भी, इन 2 साल के बावजूद भी हमने नैब रिफॉर्म की बात की, हमने नैब के हवाले से ऑर्डिनेंस लेके आए। हम आज भी कहते हैं अपोजिशन को कि आप इसके अंदर वो शिक जिसके अंदर आप कहें कि ये 5 साल तक हो, बाद में नहीं हो,
ये चीज़ें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम किसी किस्म की लुकनाज वहाँ पे ये नहीं छोड़ेंगे कि कोई करप्ट बंदा जो है वो उसे बच सके, मगर कोई करप्ट इससे छुप नहीं सके। आप इसको, इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएं, आप इसको विदाउट इंटरफेरेंस बनाएं, विदाउट इन्फ्लुएंस बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं। उसके लिए जो आप जिस तरीके की तरामीम चाहते हैं, हम आपके साथ बैठ के करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, जो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, जिस तरीके से नया ऑर्डिनेंस आप लेके आ रहे थे जो लैप्स हुआ है, उसमें आपने बिजनेस कम्युनिटी को और ब्यूरोक्रेसी को जिस तरीके से निकाल दिया। लोग ये कहते हैं कि जी हुकूमत नहीं चल रही, ताजब रादी इनसे खुश नहीं है, ब्यूरोक्रेट खुश नहीं है, लिहाजा उनको निकाल दिया। वो कहते हैं जी सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर, सियासतदानों को हंट करने के लिए रह गया। एहशाम साहब, मैं आपकी बात इन चीजों के ऊपर, हमने क्यों कहा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्शन के हवाले से, एहतसाब के हवाले से, जुडिशियल निज़ाम के हवाले से, जब तक सारी पॉलिटिकल फोर्सेस का कंसेंसस नहीं होगा तब तक आप वो उस इदारे की मजबूती आप नहीं समझे। अगर ऐसे इदारे के ऊपर अगर उंगलियां उठेंगी तो मैं समझता हूं कि वहां पे दुनिया में भी क्वेश्चन मार्क होगा। शुक्रिया इलेक्शन भी इसी तरीके से 2017 इलेक्टोरल रिफॉर्म आया तो इस तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आज आपने हमें पर वक्त दिया। लेकिन एक और खुशाइन बात यह है कि जो बिल था म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रिब्यूनल का, वो मंजूर हो चुका है। खुशाइन बात है, जिस तरह से रमेश साहब बात करें, कंसेंसस चीजें होंगी तो वो हुआ है, बिल मंजूर हो चुका है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।